जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के लिए आज से फाइनल रिवीजन का महा मैराथन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साथियों हम लोग केवल और केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। तो साथियों आज आपका सेट 2 चलेगा। तो साथियों जिनका भी एग्ज़ाम 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है, आप लोग कम से कम इस फाइनल रिवीजन के महा मैराथन क्लास को डेली अटेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और साथियों ये महा मैराथन का सीरीज जो है आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। एक बार आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ सेशन को शेयर करें। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, पढ़ना का क्रियाभेद क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आंसर बताएंगे, पढ़ना का क्रियाभेद क्या है? तो साथियों यहाँ पर क्रिया की बात करें तो इसके 2 भेद है। कौन कौन से? तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था, एक अकर्मक है और दूसरा क्या है? सकर्मक है। अब सकर्मक की बात करें तो सकर्मक में क्या होता है? इसमें कर्म की प्रधानता होती है या फिर कर्म होने की संभावना होती है सकर्मक में। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, राम आम खा रहा है। अब इस वाक्य में देखिए, राम क्या है? कर्ता कारक है, आम क्या है? कर्म कारक है और खाना क्या है? क्रिया। तो सकर्मक में क्या होता है? क्रिया का जो फल है वो डायरेक्ट कर्म पर पड़ता है। जैसे खा रहा है, क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है, तो खाना यहाँ पे क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। अब जैसे यहाँ पे लिखते राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब राम क्या हो गया? कर्ता और पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। अब यहाँ पे देखिए इसमें कर्म नहीं है, लेकिन कर्म की यहाँ पे संभावना है। कैसे? तो जैसे राम पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ेगा, तो इसमें कर्म जो है वो संभावना है, भले इसमें नहीं दिया गया है फिर भी पढ़ना क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सकर्मक। तो पढ़ना हो गया और यहाँ पे खाना हो गया, ये सभी क्या है? तो सकर्मक के उदाहरण है। और जैसे अकर्मक बोले तो यहाँ पे लिखते राम हंसता है, राम हंसता है। अब इसमें बताइए, राम हंसता है तो किस पर हंस रहा है? इसमें कोई भी कर्म नहीं है, अपने आप भी हंस सकता है, तो ये क्या हंसना आपका हो गया? अकर्मक। तो याद रखिएगा, पढ़ना, लिखना और खेलना ये सभी क्या है? तो सकर्मक उदाहरण है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। पयोधी समानार्थी शब्द है। चलिए आंसर कीजिए, पयोधी किसका समानार्थी शब्द है? तो याद रखिएगा, पयोधी जो है ये समुद्र का समानार्थी शब्द है। समुद्र का और भी होता है, जैसे सागर होता है, वारिधि होता है, तो इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए, अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से हैं? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करने हैं। और साथियों अगर आपका एग्जाम 7 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर को है तो आप लोग डेली रात 8 बजे इस मैराथन क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। का, के, की ये संबंध कारक का है, को के लिए संप्रदान का, और से जो है करण में भी होता है और अपादान में भी होता है। वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों वृद्धि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्षय। यहाँ पे अवृद्धि नहीं होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या बताते हैं कि वृद्धि का विलोम अवृद्धि होगा, तो ये आपको आंसर नहीं करना है। वृद्धि का विलोम क्या होगा? क्षय होगा। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस मैराथन क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण, जीके, जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डेली कवर करेंगे। तो शैशव जो बना है ये शिशु शब्द से बना है, तो शैशव शब्द से बना संज्ञा पद हो जाएगा आपका भाववाचक। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, भाववाचक। मिठास क्या है? तो भाववाचक है। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो कल ही हमने आपको बताया था, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग होता है उसको कहा जाता है तत्सम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भरपेट किस समास का उदाहरण है? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों इस क्लास के बाद अभी 8:40 पर, ध्यान रखना है टाइमिंग को, 8:40 पर हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का मैराथन चलेगा। तो कल जिनका भी एग्जाम है तो उस क्लास को जरूर देख लें।
तो भरपेट जो है किस समास का उदाहरण है? तो याद रखिएगा अव्ययी भाव का समास है। और भरपेट का क्या हो जाएगा समास विग्रह? तो पेट भर। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको याद कर लीजिए। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है? तो प्यारे साथियों हिंदी भाषा में टोटल 33 क्या है व्यंजन है और 11 क्या है स्वर वर्ण है। तो ध्यान रखेंगे व्यंजन 33 और स्वर कितने 11। त का उच्चारण स्थान होता है, तो आप लोग त बोल के देखिए कहाँ से होगा, तो ये होगा दंत से, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। दंत से त का उच्चारण स्थान है। अब चलिए 21 नंबर से है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण अस्कर्वी रोग होता है? 21 से पहले हमने अभी 10 प्रश्नों को कवर किया, उसके बाद डायरेक्ट 21 पर आए हैं। इससे पहले ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन है, तो हम लोग केवल हिंदी व्याकरण, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। तो बहुत ही सिंपल है, अस्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से, और इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी की कमी से बेरी, इसका रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन ई की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। सभी को ध्यान रखें। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो सबसे लंबी अस्थि आप सभी जानते हैं ये फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी पूछे तो स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। कान में साथियों टोटल 6 हड्डियां होती है, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों 2010 से लेकर अब तक जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग एग्जाम से पहले जिनका भी 7 और 15 को है सॉल्व जरूर कर लें। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर कराए गए हैं सभी को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है। किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आप लोग आंसर बताइए। तो किसका होता है सबसे पहले मुंह में पाचन? तो याद रखिएगा ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? चलिए बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। इनमें से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा ग्रेफाइट क्या है? तो एक प्रकार का अधातु है, लेकिन फिर भी ये ऊष्मा और विद्युत का क्या है सुचालक है। ये कार्बन के अपर रूप है, हीरा भी कार्बन का ही अपर रूप है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर 26 का आंसर हो जाएगा मानसिक तनाव। याद रखिएगा मानसिक तनाव के कारण ही उच्च रक्तचाप होता है। और रक्तचाप की बात करें यानी ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है किस यंत्र से? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। और एक सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है, तो इसे भी ध्यान रखें। एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और प्यारे साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। डेली क्लास ले रहे हैं 3 से 4 क्लास, और PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल रहा होगा बिल्कुल फ्री में। इसलिए आप सभी लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा 27 का विद्युत धारा। और विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। हैजा किसके कारण होता है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। हैजा किसके कारण होता है?
तो याद रखिएगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जनित रोग है हैजा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों सबसे पहले परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था किसने? तो जॉन डाल्टन ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जॉन डाल्टन ने। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत, सबसे अधिक नाइट्रोजन ही होता है, लगभग 78% के आसपास में। 0.03% ये क्या होता है? तो CO2। और 0.93% के आसपास में होता है अक्रिय गैस। कौन सा? तो आर्गन। और वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन नहीं पाई जाती है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ये लगभग में 21% होता है। ऑप्शन में आपको 20.98% भी मिल सकता है। तो सारे फैक्ट को ध्यान रखें। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा है? हाइड्रोजन। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो खमीरीकरण, जिसको किण्वन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? अच्छा, टाइफाइड होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा आंत। क्या होता है? आंत। और पीलिया रोग से शरीर का यकृत डैमेज होता है। तो दोनों को ध्यान रखें। और निमोनिया होने से आप लोग कमेंट करके बताइए शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु है? तो साल्मोनेला टाइफी। तो आंसर हो जाएगा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया। कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? मलेरिया। आधुनिक टीवी का स्क्रीन किससे बनी है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बनी होती है। विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बनी होती है? तो ये सभी के सभी बने होते हैं नाइक्रोम से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है? तो ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी का जो कारण है ये किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा गया था? तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा आपका? विषाणु यानी वायरस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेरिसेला विषाणु या वेरिसेला वायरस बोला जाता है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? अच्छा, यहाँ पे चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसे नोट कर लीजिए, एडवर्ड जेनर ने। जबकि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने। सभी को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अगर पूछे कि विश्व में खोजा गया सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है? तो याद रखिएगा पेनिसिलिन। अगर ऑप्शन में पेनिसिलिन ना रहे तो आप सल्फा ड्रग भी आंसर कर सकते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर पहली बार लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने सिंचाई कर भी लगाया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आराम शाह कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, लेकिन ये अयोग्य शासक के कारण इसकी हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने। तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो कौन सा वक्र है जो कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो यह है लाफर वक्र। पहला ऑप्शन सही है। दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, दोदा बेटा चोटी जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली पूछे तो अनाईमुड़ी है जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा जो कि नीलगिरी पर्वत पर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कार्डमम की पहाड़ियाँ ये किस राज्य में, किस क्षेत्र में आता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो बहुत ही सिंपल है, उपराष्ट्रपति को देगा।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कौन होते हैं? पदेन सभापति। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो साथियों बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। और ये युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच में? तो मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच में। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो साथियों बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। आंसर हो जाएगा आपका हर्यक। बिंबिसार के पुत्र कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। और अजातशत्रु के उत्तराधिकारी कौन हुए? उदयन, जिन्होंने पटना नगर की स्थापना की थी। चलिए आगे देखिए, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो बहुत ही सिंपल है, राजा भोज जो है परमार वंश से संबंधित थे। तो 43 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल है, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? चलिए 45 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को भी लाइक कीजिए। तो ये किया था किसने? तो सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुरु अर्जन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। जबकि गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऐसे तो आंसर हो जाएगा केरल, लेकिन ऑप्शन में केरल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को देखिए। तो यहाँ पर 46 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो क्षेत्र में सबसे विशाल है राजस्थान, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, और बिहार जो है जनसंख्या में तीसरे स्थान पर आता है और क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर आता है अपना बिहार। और आगे चलिए, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 48 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 में हुआ था। और इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1931 में ही कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो 50 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितने दिनों के लिए? तो याद रखिएगा 14 दिनों के लिए। डी ऑप्शन सही जवाब है। राज्यसभा में याद रखिएगा अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 सदस्य है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो 250, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। वर्तमान में 245 है। आगे देखिए, और बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछे कितनी है? तो 16, लोकसभा 40, विधान परिषद 75 और विधानसभा 243। सभी को ध्यान रखें। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है? तो यहाँ पे देखिए उल्टा है, यानी कि वाणिज्यिक बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक को जिस दर पर ऋण देते हैं उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो दर। और जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दर देती है उसको कहा जाता है रेपो रेट, रेपो दर। तो यहाँ पे उल्टा है, तो हो जाएगा आपका
रिवर्स रेपो दर हमने आपको बताया था। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुरी, उड़ीसा का ये प्रसिद्ध त्योहार है रथ यात्रा। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 53 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, नेसेट। याद रखिएगा। मजलिस ये कहाँ का है? तो ईरान देश की संसद का नाम है नेशनल पंचायत नेपाल। और डायट की बात करें तो जापान देश की संसद का नाम है। और भारत के संसद का नाम पार्लियामेंट है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न बताएंगे। तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे कौन? तो बदरायन। याद रखिएगा। कनाद की बात करें तो इस पर स्टार मार्क कीजिए, ये पूछा जाता है बार बार। तो कनाद जो है महर्षि कनाद, याद रखिएगा। वैशेषिक दर्शन कौन से? यहाँ पे लिख देते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कनाद, याद रखिएगा। और जैमिनी की बात करें तो पूर्व मीमांसा, सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था? तो पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए सिफारिश सबसे पहले किया था किसने? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जिसको एल एम सिंघवी समिति भी कहा जाता है, जिसका गठन 1986 में हुआ था। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसलिए भारत हो गया। तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में। तो इसकी दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो 56 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितनी है? तो 876 किलोमीटर। याद रखिएगा। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में है, बहुत ही सिंपल है। और अगर दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पूछे कहाँ हो जाएगा? पुणे। सभी को नोट कर लीजिए। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे में है। उत्तरी कमांड का मुख्यालय पूछे उधमपुर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ में है। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो निकोलो कोंटी की बात करें तो किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय प्रथम। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कृष्णदेवराय। ये बाबर के समकालीन थे। राज्यसभा के उपसभापति जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते, सॉरी यहाँ पे उपसभापति है ना कि सभापति। तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, राज्यसभा के सदस्य करेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथों में लिया था? तो कौन सा अधिनियम है? तो याद रखिएगा 1858 का अधिनियम। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? अब देखिए ऑप्शन में केरल भी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। तो यहाँ पर आंसर आपको केरल नहीं करना होगा, तो आंसर होगा डी ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप। अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार ना मिले तो आपको आंसर करना पड़ेगा केरल, लेकिन अगर दोनों हो तो आंसर करना पड़ेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, जिसकी राजधानी कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बैंकों के बैंक का कार्य ये है, सरकारी बैंकर का कार्य ये भी है, विदेशी विनिमय का नियंत्रण ये भी है, लेकिन व्यापार नीति का निर्धारण ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है?
तो संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। सबसे पहले 352 याद रखिएगा जिसमें राष्ट्रीय आपात है, उसके बाद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या है, वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात भारत में एक बार भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो संसद के अंतर्गत कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों से मिलकर निर्माण होता है पार्लियामेंट यानी संसद का। तो यहाँ पे उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। और तीनों के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर राज्यसभा पूछे तो इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 80 में बताया गया है, लोकसभा के बारे में 81 में, और संसद के बारे में 79 में। सभी को ध्यान रखें, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। आप लोग कमेंट करके बताइए राष्ट्रपति के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो अनहैप्पी इंडिया की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा, लाला लाजपत राय होगा। तो पहला ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल सही है। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भी सही है, अबुल कलाम आज़ाद। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है और इन्होंने ही सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो ये किया था किसने, तो आगा खान ने किया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 68 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1986 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन सा है। तो ये है सेबी। कौन सा है, तो याद रखिएगा शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन सा है, तो सेबी है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये दोनों हो जाएगा 1986। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो, याद रखिएगा माल्डोनाडो। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को, तो याद रखिएगा केरल। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। केरल में एक अभ्यारण्य है पेरियार अभ्यारण्य, याद रखिएगा। और साइलेंट वैली भी केरल में ही है। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो 74 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका, याद रखिएगा अमेरिका। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है। तो ये रखा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, याद रखिएगा। अभी इंडोनेशिया की राजधानी बदल गया है, पहले जकार्ता था, अभी जो है क्या है नुसंतारा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ये किया गया देहरादून, याद रखिएगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो ये है सौरभ गांगुली। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहिद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया। तो साथियों ये किया गया है भारत और किसके बीच,
तो इसका सही जवाब है सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट खालिस्तान का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। तो उसका नाम है समुद्री बोट फास्ट इंस्पेक्टर। इसका पहला समुद्री परीक्षण कहाँ से किया है? तो गोवा से मुंबई के बीच। तो स्थान भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, भारत के द्वारा। और क्वाड में कितने सदस्य देश है? तो 4 सदस्य देश है। तो आप लोग थोड़ा सा नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि क्वाड में कौन कौन से 4 सदस्य देश है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो याद रखिएगा, ये है नेपाल। गृहलक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो यहाँ पर 82 का आंसर है कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? बेंगलुरु है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक जरूर कर दें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।